ओके, एक क्वेश्चन है कि विच इज द कॉमन प्रैक्टिस टू रेक्टिफाई द लीकेज इन द प्रेशर वेसल सच एज पाइप, इनलाइन, पाइपलाइन एंड प्लम्बिंग। लास्ट टाइम हम लोगों ने आई थिंक डिस्कस किया था इस चीज के लिए। अरुण सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप आ गए सर तो बहुत अच्छा हो गया, अभी हम लोग जस्ट शुरू ही किए हैं। और इसमें जो लास्ट टाइम हमने बताया था कि इसमें 4 ऑप्शन है, प्लान, एग्जीक्यूशन एंड द सिस्टम नॉलेज, इवैक्यूएशन, प्लान एंड अलार्म सिस्टम, प्लानिंग एंड नॉलेज, प्रिवेंशन एंड प्लानिंग। इसका आंसर होगा प्रिवेंशन एंड प्लानिंग। हम लोगों ने लास्ट टाइम इसमें डिटेल में डिस्कस किया था कि प्रिवेंशन एंड प्लानिंग इसका आंसर क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन मोलिक्यूल टू अनदर मोलिक्यूल बाय कोलाइडिंग ईच अदर इज नोन एज, देयर आर 4 ऑप्शन। मीन्स अगर हीट का ट्रांसफर वन मोलिक्यूल से दूसरे मोलिक्यूल में एक दूसरे से जुड़ने की वजह से अगर हो रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसका ऑप्शन है कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन एंड ट्रांसफ्यूजन। इसका आंसर है रेडिएशन। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है? प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल है। न्यूटन है जो फोर्स का है, कैलोरी है जो एनर्जी का है, और जूल है जो उष्मा का है। Which of the following is the key part of the fire preparedness and readiness? कौन सा ऐसा चीज है जो फायर प्रिपेयरनेस में सबसे, साजिद साहब गुड इवनिंग। सब लोगों को मैं बता रहा हूँ, साजिद साहब भी हम लोग के साथ ज्वाइन कर लिए हैं और ये हम लोग के लिए सबसे खुशी का बात है। जी साहब, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक है, बढ़िया। बिल्कुल आज आ गए हम, मैंने कहा चलो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप आ जाते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी जो है कुछ एक हाई लेवल पे चला जाता है सर। नहीं, बस आप लोगों का स्नेह है, प्यार है, और क्या है। साजिद भाई, आपको टू बी लेटेड ईद मुबारक। योगेश बोल रहा हूँ, कैसे हो आप? योगेश भाई, थैंक यू वेरी मच। सबको हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई हो। और बिल्कुल कंटिन्यू। ओके सर, ओके। और इसका आंसर है ट्रेनिंग, अवेयरनेस, मैनेजमेंट, प्लानिंग। ये चारों चीजों में ट्रेनिंग है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्रिपेयर्डनेस और रेडीनेस के लिए। विदाउट ट्रेनिंग आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे साजिद सर हैं जो, उनका जो पूरा सुरक्षित भारत जो मिशन है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये ट्रेनिंग ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेनिफिशियल एंड इकोनॉमिकल इन अ वर्क रूम ऑफ अ फैक्ट्री। ये एक्चुअली ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेनिफिशियल एंड इकोनॉमिकल इन अ वर्क रूम ऑफ ए फैक्ट्री। ये इसका आंसर है 300 mm to 400 mm। आई थिंक ये रिपीटिशन है। जो पहला जो स्लाइड था उसको एक्सक्यूज कीजिए क्योंकि उसमें आई थिंक टाइपो एरर है। उसका जो ये वेंटिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था कि इसमें कौन सा टाइप का जो लाइटिंग है वो बेनिफिशियल है। तो इसका आंसर होगा कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, नेचुरल एंड एज वेल एज आर्टिफिशियल लाइटिंग। नेचुरल लाइटिंग मीन्स डे टाइम में आपको इस तरह से अरेंजमेंट होना चाहिए कि जो लाइट्स जो फैक्ट्री में वर्क एरिया के रूम एरिया में आना चाहिए, और जैसे ही सनसेट होता है उसके बाद आपका जो आर्टिफिशियल लाइटिंग है वो होना चाहिए। which one mentioned below is the liquid state at the ambient temperature is stored in heavy duty steel cylinder at high pressure। so इनमें से अगर देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन है उसका कि इसमें से कौन सा ऐसा जो चीज है जो लिक्विड स्टेट में सिलेंडर, हैवी ड्यूटी सिलेंडर में हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई केमिकल पाउडर, फोम, हैलोन। इसका आंसर है CO2।
क्योंकि जो CO2 जब स्टोर करते हैं सिलेंडर में तो वो गैस फॉर्म में नहीं होता, वो लिक्विफाइड फॉर्म में होता है। लिक्विफाइड फॉर्म का मतलब होता है कि है वो गैस, लेकिन उसको कंप्रेस करके उसका जो मॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस है उसको कम कर दिया जाता है, और उसके जो फोर्स है उस पर इतना प्रेशर होता है कि वो प्रेशराइज हो जाता है, और इसके लिए इसको हैवी ड्यूटी स्टील सिलेंडर में हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है। डीसीपी पाउडर है, डीसीपी पाउडर में प्रेशर कब होता है, जब वो उसका कार्ट्रिज या उसके अंदर जो इनर्ट गैस हम लोग जो एक्सपेलिंग मीडिया फील करने के बाद वो एक्टिव होता है तब वो प्रेशराइज होता है। फोम है जो नॉर्मली प्रेशर में नहीं रहता है। हेलोन है, हेलोन वो भी एक इनर्ट गैस है और उसका भी प्रेशराइज रहता है, बट वो CO2 से कम रहता है। सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड इंटायरली फ्रॉम वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, कोई भी सब्सटेंस अगर एक ही तरह के अणु से बने हुए होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड मीन्स हिंदी में अगर बोलेंगे तो मिश्रण, तत्व। कंपाउंड का हिंदी मुझे भी एग्जैक्ट नहीं है। मिक्सर का मतलब होता है मिश्र धातु जो बोलते हैं वो, रेडिकल्स और एलिमेंट। इसका आंसर होगा एलिमेंट। एलिमेंट मीन्स तत्व होता है। तत्व का परिभाषा ये होता है यौगिक। यौगिक, सॉरी, हाँ यौगिक। एलिमेंट का मतलब होता है कि उस तत्व में एक ही टाइप के अणु हैं उसको बनाने में। Which of the following equipment is used to release trapped pressure animal? अगर कौन सा इक्विपमेंट है जो अगर कोई ट्रैप आदमी या कोई जानवर अगर फंसा हुआ है उसको निकालने के लिए यूज किया जाता है? हाइड्रोलिक कटर, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक क्रीम्पर, हाइड्रोलिक स्प्रेडर। इसका आंसर है हाइड्रोलिक स्प्रेडर। हाइड्रोलिक स्प्रेडर से उसको जहां पे फंसा हुआ दो ऑब्जेक्ट के बीच में उसको स्प्रेड करके उसको चौड़ा करके वहां से निकाल लेगा। व्हाट इज द डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ द फायर पंप इन रिफाइनरी? इन्होंने दिया है कि जो उनका ऑप्शन है कि 120% ऑफ रेटेड डिस्चार्ज, 110% ऑफ द रेटेड डिस्चार्ज, 150% ऑफ द रेटेड डिस्चार्ज एंड 130% ऑफ द रेटेड डिस्चार्ज। जो पंप का जो रेटेड जो कैपेसिटी है उससे 120% ज्यादा, 110%, 150%, 130%। इस जो मोस्ट ऑफ जो रिफाइनरी में जो ये यूज होता है वो 150% ऑफ द रेटेड डिस्चार्ज होता है उसका कैपेसिटी। ये रिफाइनरी नहीं है, रिकमेंडेड है कि ये जितना तुम्हारा LPM रहेगा या डिस्चार्ज रहेगा 150 तक जाना चाहिए। प्रेफर उसका 60% तक हो जाना चाहिए। 60% प्रेफर पे 150 तक तुम्हारा LPM या डिस्चार्ज जाना चाहिए। और ये रिफाइनरी वर्ड है जो मुझे ऐसा लगता है वो सिर्फ जो पार्टिसिपेंट है उसको थोड़ा ऐसा घुमाने के लिए यूज किया था कि रिफाइनरी सुनने के बाद उनका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। हाँ, थोड़ा वो घुमाने की कोशिश करिए, नहीं तो सभी पंप के लिए सेम है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विड विच हैव द फ्लैश पॉइंट एट एबव 1000 फ़ारेनहाइट आर कॉल्ड। अभी देखिए हम लोग जो पढ़ते हैं मोस्टली वो सेल्सियस में पढ़ते हैं, तो जानबूझ के उसको ट्विस्ट देने के लिए उन्होंने फ़ारेनहाइट में कर दिया है। उनको कम्बस्टिबल बोलते हैं, एक्सप्लोजिव बोलते हैं, या हाईली इनफ्लेमेबल बोलते हैं, या फ्लेमेबल बोलते हैं। इसका आंसर है कि उसको कम्बस्टिबल बोलते हैं। इसको आप सेल्सियस में जब कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना है। what is the accident investigation report? एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या है? उसका आंसर है कि कंप्लाई द स्टैट्यूटरी बॉडी। मीन्स ये जो स्टैट्यूटरी बॉडी होता है लोकल, उनका ये कंप्लाई करने के लिए बनाया जाता है। कॉस्ट इन्वॉल्व बाय द एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट में कितना खर्च हुआ उसके बारे में बताने के लिए होता है, या फिर फैक्ट सराउंडिंग द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट होने का क्या कारण है वो जानने के लिए एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाया जाता है। या फिर डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर द इन्वॉल्व, जो इस व्यक्ति उस इंसिडेंट में इन्वॉल्व है उनको ऊपर कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट बनाया जाता है। जबकि इसका आंसर है कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन इसका हमेशा एक ही पर्पस होता है कि सबसे पहले तो कि क्या कारण है एक्सीडेंट का वो जानने के लिए होता है। इसीलिए इसका आंसर होगा फैक्ट सराउंडिंग द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट।
जिन लोगों का माइक का जरूरत नहीं है वो बंद रखेंगे तो ज्यादा है, नहीं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बीच बीच में आवाज आती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस एमंग द फॉलोइंग इज अ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, आप जिन लोगों ने भी केमिस्ट्री थोड़ा भी पढ़ा होगा तो उसमें इनर्ट गैस का पूरा एक कॉलम है। इसमें ऑप्शन इन्होंने दिया ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन है जो इनर्ट गैस नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं है, क्लोरीन भी नहीं है, नाइट्रोजन है जो इनर्ट गैस है। इसीलिए बहुत जगहों पे जो लोग फैक्ट्री में काम करते होंगे तो देखते होंगे कि जहाँ पे भी फ्लेमेबल अगर मटेरियल स्टोर किया है तो उसमें पर्जिंग के लिए यूज होता है। और अगर कभी पाइपलाइन या कोई ऐसा इक्विपमेंट जिसमें कुछ हॉट वर्क करना है तो हॉट वर्क करने से पहले वो पर्जिंग करके जो भी वहाँ फ्लेमेबल गैसेज है उसको डिप्लेस करते हैं, उसके लिए भी नाइट्रोजन का यूज करते हैं। इनर्ट गैस का मतलब होता है वो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। इनर्ट गैस है। Activity taken to eliminate or reduce the probability of the event or reduce its severity or consequence either prior to the following disaster of the emergency। कोई इमरजेंसी का जो सर्कल है उसमें अलग अलग पार्ट्स है, वो कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें जो इवेंट हो गया उसमें उसका कंसिक्वेंस और उसका सिविरिटी को डिजास्टर के टाइम में कम करने के लिए जो प्रोसेस, जो स्टेप्स है, जो साइकिल स्टेप्स है, उसको क्या बोलते हैं। उसका ऑप्शन है यहाँ पे रिस्पॉन्स प्लान, मिटिगेशन, रिकवरी और प्रिपेयर्डनेस। ये पूरा इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान का साइकिल में से ये पूरा दिया हुआ है। इसमें से आंसर इसका होगा मिटिगेशन का। मिटिगेशन का मतलब है कि कुछ हो गया और उस समय कैसे करके उसका जो इस वो इवेंट से जो नुकसान होना है उसका सिविरिटी भी कम करना है और उसका कंसिक्वेंस भी कम करना है, उसके लिए मिटिगेशन प्लान। सॉरी, मिटिगेशन अर्ली स्टेज बिफोर इंसिडेंट्स हैपेंड। जब डिजास्टर होता है उसके पहले मिटिगेशन एक्टिविटी होता है। जैसे हम हजार्ड एनालिसिस करते हैं जैसे डिजास्टर के लिए भी हजार्ड एनालिसिस। आपकी आवाज क्लियर नहीं है धर्मेश सर। आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, कोई बात नहीं, माइक खराब है मेरा। Okay, which of the following tests conducted for the staff, those who have exposed to welding fumes, substance associated with the occupational asthma or exposure to the asbestos dust? Means ये दो चीज पूछ रहा है कि योगेश जी, कुछ धर्मेश सर का कुछ क्वेश्चन है, वो उनका आवाज वॉइस क्लियर नहीं था इसीलिए मैं आगे बढ़ गया। नहीं ठीक है, क्वेश्चन आने दीजिए फिर हम लोग देख लेते हैं। कंटिन्यू कीजिए आप। ओके, मीन्स अगर इसमें दो ऑक्यूपेशनल हजार्ड के बारे में बात किया है। एक तो वेल्डिंग फ्यूम से जो बीमारी हो रहा है लंग्स से रिलेटेड, और दूसरा जो एस्बेस्टस जो डस्ट होता है उससे जो लंग्स में जो इश्यू होता है उसको चेक करने के लिए कौन सा टाइप का टेस्ट होता है। ऑडियोमेट्री बेसिकली ये कान से सुनने वाला जो चीज है उसके रिलेटेड है। एक्सरे जो आपका वो बेसिकली वो बोन से रिलेटेड है, हड्डियों से। और ईसीजी है जो हार्ट रेट का जो कैलकुलेशन है उसका है। इसका आंसर होगा एस्पायरोमेट्री। एस्पायरोमेट्री में हमारे लंग्स में बिल्डिंग का फ्यूम्स है या फिर एस्बेस्टस का जो डस्ट है उससे कितना डैमेज हो रहा है उसके बारे में जो एनालिसिस रिपोर्ट होता है एस्पायरोमेट्री में होता है। At what distance the fire hydrant post should be installed in the hazard area of a petrochemical plant? अगर कोई पेट्रोकेमिकल प्लांट है तो दो हाइड्रेंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, क्वेश्चन का पूछने का यही है। इसमें ऑप्शन है 20 मीटर, 40 मीटर, 30 मीटर और 10 मीटर। इसका आंसर होगा 30 मीटर। Which type of balance system is used in deluge system? जब डिल्यूज सिस्टम हम यूज करते हैं तो उसमें किस टाइप का बैलेंस होता है? एयर टू एयर बैलेंस होता है या वाटर टू एयर बैलेंस होता है या फिर
oil and water balance, air and mechanical plate balance. इसका आंसर है ये जो ऑप्शन है उसके हिसाब से वाटर एंड एयर बैलेंस. What should be the minimum height of all the hydrant outlet above the ground? ये सब लोगों को ये बेसिक क्वेश्चन है. इसका आंसर 1 मीटर होगा. If the position of the hydrant outlet is below the ground level, then they are known as. अगर कोई hydrant है उसका outlet है जो ground से नीचे है तो उसको कौन सा hydrant बोलते हैं? Fixed hydrant, ball type hydrant, pillar hydrant and ground hydrant. इसका आंसर है ground hydrant. Which is the example of natural ventilation? मैंने स्टार्टिंग में बताया ना बस अल्लाह कुछ पूछना है कल्पेश जी. हाँ कर दीजिए वहां से. हाँ म्यूट किया मैंने. जी कंटिन्यू. Okay. Which is the example of natural ventilation? मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 2016 का जो फायरमैन का जो एग्जाम था उसमें वेंटिलेशन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन था. उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है. अब इसका ऑप्शन देखिए. आइसोलेशन ऑफ द वर्क एरिया, लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, कंट्रोल ऑफ एक्सपोजर, हीट एक्सपोजर और परमिटिंग एंट्री ऑफ द आउटसाइड फ्रेश एयर. नेचुरल वेंटिलेशन का मतलब है कि खुद से वो जो हवा है जो एक साइड से दूसरे साइड क्रॉस कर जाए, कोई भी जो वर्क एरिया है वहां पे. तो इसका आंसर है कि एक उस एरिया में उस टाइप के वेंटिलेशन को नेचुरल वेंटिलेशन बोलेंगे अगर उस वर्क एरिया में एक साइड से हवा आ रही है और दूसरे साइड से जा रही है फ्रेश एयर. उस टाइप के वेंटिलेशन को नेचुरल वेंटिलेशन बोलेंगे. तो इसका आंसर होगा permitting entry of outside fresh air. In refinery, which type of pump are standby pump in a fire water pump house? इसका ऑप्शन है सबमर्सिबल पंप, पेट्रोल ड्रिवन पंप, डीजल ड्रिवन पंप एंड केरोसिन ड्रिवन पंप. जो भी लोग इस फील्ड में हैं उनको ये डेफिनेटली ये आपको आंसर आ जाएगा कि ये डीजल ड्रिवन पंप ही रहता है. अब इसमें पूछ सकते हैं कि ये पेट्रोल ड्रिवन क्यों नहीं होता है, केरोसिन ड्रिवन क्यों नहीं होता है, सबमर्सिबल पंप क्यों है. ये सबका अलग अलग रीजन है. और विच टाइप ऑफ वेंटिलेशन, देखिए अगेन एक वेंटिलेशन का क्वेश्चन फिर से आ गया. विच टाइप ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम अचीव कंप्लीट एग्जॉस्ट ऑफ कंटामिनेंट फ्रॉम द वर्क एरिया? ऑप्शन है कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, नेचुरल वेंटिलेशन, एग्जॉस्ट फैन एंड लोकल एग्जॉस्ट सिस्टम. कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम का मतलब है कि वहां से खुद भी हो रहा है और प्लस वहां पे कुछ इक्विपमेंट लगाया गया है जो अंदर का हवा उसको बाहर करे. एक वो हो गया नेचुरल वेंटिलेशन, मीन्स हवा को आने जाने के लिए सफिशिएंट जगह है. एग्जॉस्ट फैन मीन्स एक फैन है जो अंदर के हवा को अंदर से खींच के बाहर की ओर कर रहा है. और जो लास्ट ऑप्शन है लोकल एग्जॉस्ट फैन, मीन्स जिस जगह में वेंटिलेशन का जरूरत है वहां पे एग्जॉस्ट फैन लगा के जो प्रोसेस किया गया है उसको लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन बोलते हैं. इसका जो आंसर होगा लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, क्योंकि जब आप एक लोकली एरिया में कर रहे हैं, पूरे वर्क एरिया में ना करके जहाँ पे ज्यादा जरूरत है उस एरिया में कर रहे हैं, तो लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम से वहां का जो कंटेमिनेटेड जो एयर है वो पूरा निकल जाएगा. एज पर इंडियन स्टैंडर्ड व्हाट इज द रिकमेंडेड illumination level for a fine work, example radio, telecommunication equipment, calibrated scale, precision just a minute, precision mechanism and instrument. इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से इल्यूमिनेशन का अलग अलग रिकमेंडेड लेवल है. जिस जगह पे सबसे फाइन एक्टिविटी किया जाता है, जैसे रेडियो बनाने का काम, कुछ मोबाइल या टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड का कुछ काम, या फिर जहाँ पे कैलिब्रेशन स्केल
स्केल का कुछ कैलिब्रेशन किया जा रहा है, उस काम में जहाँ पे प्रिसाइज आपको मैकेनिक्स का यूज करना है, इंस्ट्रूमेंट का यूज करना है, उस टाइप के जगह में कितना उसका इल्यूमिनेशन लेवल होना चाहिए। जो लाइट का जो इल्यूमिनेशन लेवल है उसका यूनिट लक्स होता है, और इसका आंसर होगा 600 लक्स। 600 लक्स मीन्स आपको इतना क्लियर लाइट चाहिए कि एकदम छोटा से छोटा जो सामान है, या तो रेडियो में यूज हो रहा है, या फिर टेलीकम्युनिकेशन में यूज हो रहा है, या फिर जो कोई इक्विपमेंट आप कैलिब्रेशन करने के लिए यूज कर रहे हैं, उसमें विजिबिलिटी उसका अच्छा होना चाहिए। इसके लिए 600 लक्स इसका ऑप्शन है। A hose burst by splinting into two around the hose is called। अगर कोई होज है वो दो टुकड़े में ऐसा स्प्लिंट होके फट गया, उसको क्या बोलते हैं? वेफ्ट बर्स्ट, साइड बर्स्ट, यार्न बर्स्ट एंड रैप बर्स्ट। इसका आंसर है या रैप बर्स्ट। Which one of the following is critical resource in fire fighting? देखिए अभी इसका इस क्वेश्चन का आंसर है, आपको ऑप्शन देख के भी सोचना पड़ेगा। इसका ऑप्शन है कि वाटर नोजल, इंसिडेंट एरिया, वाटर और पंप। फायर फाइटिंग विच ऑफ द, कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो फायर फाइटिंग में सबसे ज्यादा क्रिटिकल है? अगर आप वाटर नोजल देख रहे हैं, इंसिडेंट एरिया देख रहे हैं, पंप देख रहे हैं और पानी देख रहे हैं, तो ये सब चारों में जो पानी है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Pollution due to discharge from the sewage treatment plant directly to the water body। अगर किसी फैक्ट्री में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है और उसका जो डिस्चार्ज है डायरेक्टली कोई वाटर बॉडी मीन्स आसपास में कोई छोटा सा तालाब है या फिर कुछ नदी है, उस तरह के चीज में अगर हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है कि ग्राउंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन और पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। इस तरह के चीजों को पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन बोलते हैं। अभी देखें, आप सोचेंगे कि ये फायरमैन का एग्जाम के लिए इस तरह का क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं। मैं इसीलिए बोल रहा था स्टार्टिंग में कि आज जो मैं पूरा जब क्वेश्चन देख रहा था तो मुझे लगा कि नहीं, फायरमैन को भी ये जो छोटी छोटी जो जानकारी है, बेसिक चीजें, आपको ऑक्यूपेशनल हेल्थ का, इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ये होना चाहिए। और आप जहाँ से भी आप लोगों ने पढ़ाई किया है उसके कोर्स कंटेंट में ये सब सारे चीज होना चाहिए, ताकि इस तरह के जब भी एग्जाम होते हैं तो आप उसमें प्रॉपर आंसर कर सकते हैं। डीसीपी जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका इंडियन स्टैंडर्ड कोड क्या है? इसका स्टैंडर्ड है 14609 99 का जो स्टैंडर्ड है वो। फायर ड्रिल हेल्प टू, इसमें देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फायर ड्रिल क्या हेल्प करता है। पहला, वीकनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए इवोकेशन स्ट्रेटेजी में। दूसरा, आइडेंटिफाई वीकनेस इन द इमरजेंसी कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड सिस्टम। मीन्स फायर ड्रिल में हमको क्या क्या किस चीज में हेल्प करता है, ये दो ऑप्शन है कि पहला कि आपका जो इवोकेशन स्ट्रेटेजी है उसमें क्या कमजोरी है वो पता करने के लिए, या फिर आइडेंटिफाई द वीकनेस इन द आपके कम्युनिकेशन जो इमरजेंसी के टाइम में है, वो कम्युनिकेशन करने का प्रोसीजर प्लस उसका जो सिस्टम उसमें कुछ कमी तो नहीं है। और इसका ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है कि दोनों गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि बी सही है लेकिन ए गलत है। तीसरा ऑप्शन है कि ए सही है, बी गलत है। चौथा ऑप्शन है कि दोनों सही है। इसका आंसर होगा बी। पहला तो कि कम्युनिकेशन का जो प्रोसीजर है उसके सिस्टम में कुछ उसका कमजोरी पता करने के लिए, और जो आइडेंटिफाई द एनी वीकनेस इन द इवोकेशन स्ट्रेटेजी वो तो हम लोग इमरजेंसी प्लान में पहले से ही आइडेंटिफाई करके रखते हैं। अभी ये एक सबसे बेसिक क्वेश्चन है, इसका मैं सीधा आंसर बता दूंगा। इसमें ट्विस्ट करने के लिए क्या किया कि आपको एक क्लास ए मटेरियल दे दिया, उसके साथ दो अलग अलग मटेरियल दिया। जैसे आप जो ऑप्शन ए है इसमें लकड़ी है, पेपर है, रबड़ है। आंसर जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें नायलॉन है, कार्बन है। अरुण जी, एक मेरा कॉल आ रहा है, आप सर कंटिन्यू करें, मैं स्लाइड चेंज करते जाऊंगा, मैं म्यूट।
एक क्लास दिया है, एक क्लास में क्या क्या होता है, वुड, पेपर, रबर, यही है। और दूसरा आता है नायलॉन, कार्बन, वुड, तीसरा वुड, प्लास्टिक, पोटेशियम। तो पोटेशियम वाले में तुम्हारा डी क्लास जा रहा है एक पोटेशियम, सी क्लास में सी है, और डी में पेपर, डीजल, पेट्रोल, मतलब बी क्लास और ए क्लास मिक्स किया हुआ है। नायलॉन भी सिंथेटिक में आता है, तो ये भी कई बार नायलॉन को बी क्लास में लिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट ही आएगा। What should the farthest distance from any part of factory building from any part of the or escape? ये एनबीसी में भी दिया हुआ है और टीएसी के अकॉर्डिंग भी है कि मैन जो है आपकी बिल्डिंग के अंदर जो सेफेस्ट प्लेस है वहां तक कितना डिस्टेंस होना चाहिए। 5 मीटर होना चाहिए, 15 मीटर होना चाहिए, 20 मीटर होना चाहिए, 10 मीटर होना चाहिए। तो आपको कीजिए, फिर कंटिन्यू कीजिए। सॉरी, एक कॉल आ गया था कंट्रोल रूम से, इसीलिए मैं अरुण सर को रिक्वेस्ट किया। Which of the following instrument is used to measure the temperature beyond the range of the thermometer? सर 79 का आंसर नहीं मिला सर। लास्ट ले लीजिए एक बार। जी, इसका आंसर है ये 15 मीटर है। करेक्ट 15 मीटर है। वो शायद एनिमेशन डालने में भूल गया होगा मैं। इसका बी आंसर है 15 मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर बियॉन्ड। देखिए, जो हम लोग के पास जो नॉर्मल जो टेम्परेचर का जो थर्मोमीटर रहता है, उससे अगर ज्यादा का टेम्परेचर है उसको मापने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है इसमें? ओडोमीटर। ओडोमीटर एक्चुअली ये ऑडियोसिटी के लिए रहता है। नैनोमीटर, पोटेंशियल मीटर और पायरोमीटर। इसका आंसर है पायरोमीटर। पायरोमीटर मीन्स जो थर्मामीटर लार्जर टेम्परेचर वैल्यू के लिए यूज किया जाता है उसको पायरोमीटर बोलते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल टू रेसिस्ट फॉर ए स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज। अगर कोई मटेरियल है जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर को स्पेसिफिक टाइम के लिए अगर रेसिस्ट करता है तो उस टाइप के मटेरियल को क्या बोलते हैं? फायर मैट्रिक्स, फायर प्रोटेक्शन, फायर बॉल और फायर रेजिस्टेंस। इसका जी अजीत जी बोलिए। अजीत, उसको एक बार रिपीट कीजिए सर। आपका आवाज क्लियर नहीं, आप चैट में डालें सर। मैसेज डाल दीजिए, चैट में लिख दीजिए। 80 वाला क्वेश्चन है, उसको दोबारा से रिपीट कीजिए। आपका नहीं मुझे आवाज क्लियर है, आप चैट में डालिए, मैं हम लोग लास्ट में उसको कर देंगे। नहीं तो टाइम है, जो टाइम का लिमिटेशन भी है हम लोग के पास। आपका आंसर बिल्कुल दिया जाएगा। डी। इसका आंसर है फायर रेजिस्टेंस। फायर रेजिस्टेंस उस मटेरियल को कहते हैं जो एक सर्टेन टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर को एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए अगर वो रेसिस्ट करता है, उस टाइप के मटेरियल को फायर रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे फायर रेजिस्टेंस मटेरियल जब भी परचेज करना होता है तो वहां देखना होता है कि कितना टेम्परेचर पे कितना मिनट सस्टेन करेगा। जिन लोगों का माइक चालू है वो बंद करके रखें। आसमा फायर कॉलेज कोई है, उनका कुछ क्वेश्चन है क्या भावेश जी चैट में? आप कंटिन्यू रखिए सर, टाइम निकल रहा है। ओके ओके। व्हाट डज AMVWS स्टैंड फॉर? ये क्वेश्चन का आंसर में इन लोगों ने क्या किया है? हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। ये क्वेश्चन के ऑप्शन में
इन्होंने क्या किया है, वर्ड को आगे पीछे ट्विस्ट किया है। और इसमें लोग हैं जो, हम लोग जब एग्जाम में होते हैं तो प्रेशर कैसा होता है कि फटाक से आंसर दे। इसमें देखिए पहला ऑप्शन क्या है, मीडियम वर्चुअल वाटर स्प्रे, मीडियम व्यू वाटर स्प्रे, मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम, मीडियम विस्कोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम। आप जो 4 के 4 ऑप्शन है उसमें स्पेलिंग में सिर्फ एक ही, वेलोसिटी के जगह पे कहीं पे वर्चुअल है, कहीं व्यू है, कहीं विस्कोसिटी है। तो ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के टाइम आपको ऑप्शन पूरा पढ़ना है। इसका आंसर होगा मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम। लिमिटेशन ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द सीन ऑफ फायर इज नोन है। फायर सीन से अगर ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं उस चीज को क्या बोलते हैं, इनहेबिटिंग, स्टार्वेशन, स्मूदरिंग, कूलिंग। इसका आंसर सब लोगों को मालूम है, स्मूदरिंग। What is the maximum mounting height from the floor to top of the portable fire extinguisher handle? 900 mm, 1100 mm, 1200 mm and 1000 mm. इसका आंसर है 1200 mm। 1.2 मीटर का हाइट पे उसको माउंट करते हैं। Which of the asbestos is most commonly used in constitute to manufacturing the insulation board? इंसुलेशन बोर्ड बनाने के लिए किस टाइप का एस्बेस्टस मटेरियल का यूज होता है कॉमनली? एमोनोसाइट, ब्लू एस्बेस्टस, साइक्रोलाइट और व्हाइट एस्बेस्टस। इसका आंसर है फर्स्ट, एमोनोसाइट। एबीएस होता है फिर उसका शॉर्ट फॉर्म, Yes, एबीएस yes sir, पैनल। yes sir। An unplanned event that caused death or significant injury to the employee, customer or the public is known as accident, hazard, risk or emergency। इसका आंसर है इमरजेंसी। Which of these hoses are designed with the holes on one side only so that the pump can take suction from shallow water? जहाँ पे shallow water है उसमें कौन सा जो चीज है जिसमें होल होता है होज के एंड में लगने वाला, और जिसकी वजह से वो बराबर सक्शन कर सकता है शैलो वाटर से? लो लेवल मेटल स्टेनर, बास्केट स्टेनर, प्री मेटल स्टेनर और ब्रीचिंग। इसका आंसर है लो लेवल मेटल स्टेनर। कोई क्वेश्चन आया हुआ है? Okay. मुझे फायर इक्विपमेंट की प्राइस लीड जैसे कि होज हो गया, हाइड्रेंट हो गया, होज बॉक्स, फिर एक्सटिंग्विशर, रिपेयरिंग चार्ज में। सर हम लोग सेल्स अरे वाले नहीं है सर। हम नहीं लोग नहीं, sales ये क्वेश्चन गलत है, ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है क्वेश्चन पूछने के लिए। तो सर कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू कीजिए। मैं वो देख लिया था कि उनका क्वेश्चन क्या है। Which of the following equipment shall be carried out by emergency rescue tender? बाइक उनको लेके जाना चाहिए, प्रोटेक्टिव सूट लेके जाना चाहिए, सीमेंट बैग लेके जाना चाहिए या साइकिल लेके जाना चाहिए? जो इमरजेंसी रेस्क्यू टेंडर है उसमें ये 4 ऑप्शन में से कौन सा चीज उनको लेके जाना चाहिए? इसलिए मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन देखिए। इसमें बाइक है, सीमेंट बैग है, साइकिल है और प्रोटेक्टिव सूट है। तो डेफिनेटली रेस्क्यू करने के लिए आपको सुटेबल चीज यहाँ पे प्रोटेक्टिव सूट्स है। विच इज द अनसेफ कंडीशन इन द फैक्ट्री? हम लोगों ने एक WLS किया था जिसमें पूरा डिफिनीशन था अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन के बारे में। इसमें ऑप्शन है कि प्रॉपर वेंटिलेशन ना होना अनसेफ कंडीशन है, कोल्ड विंड होना अनसेफ कंडीशन है, इनएडिक्वेट लाइटिंग और लाइटिंग विथ सैड एंड ग्लेयर वो अनसेफ कंडीशन है, या सफिशिएंट लाइटिंग विथ विंड फ्लो। इसका आंसर है कि इनएडिक्वेट लाइटिंग है, और अगर लाइटिंग है भी तो शेड और ग्लेयर के साथ है। तो जो आप कोई इक्विपमेंट वगैरह यूज कर रहे हैं उसका डिसीजन लेने में आपको तकलीफ होगा, इसलिए ये अनसेफ कंडीशन है। Which of the following register to be used for the duty location of the fireman in a fire station? इसका आंसर है कि ड्यूटी डिप्लॉयमेंट रजिस्टर जो है वो यूज करते हैं। अभी हम लोग के पास बहुत लिमिटेड टाइम है सर, तो अरुण सर जी भावेश जी कुछ क्वेश्चन आप बोल रहे थे कि पूछना है।
जी सर, एक क्वेश्चन आया था कि हम्म, अगर H2S गैस एग्जांपल कंसीडर करके हाँ है टीएलवी मेरे के पास। बारे मैं में थोड़ा सा जी देखिए, जो एक्सप्लेन कीजिए। टीएलवी बेसिकली है, टीएलवी का मतलब होता है थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू है जो कोई भी केमिकल जो सब्सटेंस है उसका वो मैक्सिमम एक्सपोजर लेवल होता है, जहाँ पे आदमी को कोई अगर वो काम कर रहा है डेली और अप टू द हिज वर्किंग लाइफ, तो उसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसको टीएलवी बोलते हैं। टीएलवी मेजर करने का 3 अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं। और ये जो टीएलवी जो टर्म्स है वो अमेरिकन कॉन्फ्रेंस ऑफ द गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट जो है उनके रेफरेंस में ये टर्म उन्होंने डेवलप किया है, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू निकालने के लिए, चेक करने के लिए 3 चीजें होती है: टाइम, वेटेज, एवरेज। जस्ट अ मिनट। टाइम, वेटेज, एवरेज इसका मतलब होता है कि अगर कोई आदमी 8 घंटा लगातार टॉक्सिक सब्सटेंस के प्रेजेंस में काम करता है पर डे या फिर 40 घंटा इन अ वीक, और उनको अगर कोई एडवर्स इफेक्ट उसको हेल्थ पे नहीं होता, उस चीज को टाइम, वेटेज, एवरेज बोलते हैं। इसका एग्जांपल जो भावेश जी ने बोला H2S का, मैं लास्ट में ये डिफिनीशन के बाद बताऊंगा। TWA का मतलब होता है कि ये मैक्सिमम लिमिट है जब कोई आदमी पर डे 8 आवर्स या 40 आवर्स इन अ वीक काम करता है टॉक्सिक एरिया में, और उस टॉक्सिक सब्सटेंस का उस आदमी पे कोई एडवर्स इफेक्ट उसके हेल्थ पे नहीं होता है, उसको टाइम, वेटेज, एवरेज बोलते हैं। दूसरा इसका जो मेजर करने का तरीका है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट। शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट का मतलब होता है कि कोई भी आदमी 15 मिनट तक उस एक्सपोजर में काम करे और उसको कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और जो 15 मिनट का जो एक्सपोजर है वो 1 घंटे का गैप में होना चाहिए, एक दिन में 4 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो उसका जो TWA है उससे उसके एक्सपोजर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब एग्जांपल में H2S का हाइड्रोजन सल्फाइड का मैं दूंगा तो उसमें बताऊंगा कि इसका TWA में क्या कंसीडर कर रहे हैं, STL में क्या कंसीडर कर रहे हैं। और दूसरा एक होता है सीलिंग लिमिट। सीलिंग लिमिट का मतलब होता है कि मैक्सिमम एब्सोल्यूट एक्सपोजर लिमिट किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस का उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अभी इसका एग्जांपल के लिए एक सब्सटेंस, ये पूरा जो मैंने टेबल लिया है वो ओसाज का टेबल है, और ओसाज ने अपना तो रिकमेंडेशन दिया है, साथ साथ में उन्होंने नियोस का भी रेफरेंस दिया है और ACGI का भी रेफरेंस दिया है। इसमें इस तरह से है कि जस्ट अ मिनट, H2S का जो एक्सेप्टेबल कंसंट्रेशन है वो TWL के लिए 20 ppm है, और इसका जो सीलिंग लेवल जो है वो 50 ppm का दिया है, और मैक्सिमम ड्यूरेशन ये काम के लिए उन्होंने 10 मिनट दिया है। लेकिन ओसाज का अगर देखेंगे तो 10 ppm है उनका TWA, जो STEL है जो 15 ppm है, और जो सीलिंग लेवल है वो 50 ppm का है। लेकिन अगर NOIS का अगर देखेंगे तो उन्होंने जो सीलिंग लेवल है वो 10 ppm 10 मिनट के लिए दिया है, और ACGIS जो है उसके हिसाब से उनका जो शॉर्ट टर्म जो एक्सपोजर लिमिट है वो 5 ppm का है, और जो TWA जो उन्होंने 1 ppm का दिया है। जो जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ वहाँ पे हम लोग 1 ppm और 5 ppm का कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री का बेस्ट प्रैक्टिस उसको मानते हैं जो सबसे अच्छा प्रैक्टिस हो। तो अगर H2S का अगर इन टर्म्स में देखेंगे तो उसका TWA 10 ppm है, शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट 15 ppm है, और सीलिंग जो लेवल है वो 15 ppm का है ओसाज के हिसाब से। यस भावेश जी, और कोई क्वेश्चन था? हाँ, एक और क्वेश्चन था। पंप का जो प्रेशर होता है जी उससे रिलेटेड, प्रेशर जनरेट करना क्या होता है और प्रेशर मेंटेन करना क्या होता है, उसके साथ तीनों पंप के फंक्शन क्या है। काफी सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ग्रुप में जिससे पता चलता है कि अभी भी लोगों को कंफ्यूजन है, तो इसके जी ऊपर आप थोड़ा सा क्लैरिटी कर दीजिए। अरुण साहब,
दो चीजें हैं, प्रेशर जनरेशन और प्रेशर मेंटेन। आपने सिस्टम के अंदर एक प्रेशर मेंटेन कर दिया, मान लीजिए 7 kg 6 kg 5 kg, उसमें माइनर कहीं लीकेज आ रहा है या कोई और कहीं से ड्रॉपिंग आ रहा है, तो उसकी वजह से प्रेशर थोड़ा ड्रॉप होता है। तो उसके लिए एक जोगी पंप लगा दिया गया है जो प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। वो प्रेशर ज्यादा क्रिएट नहीं करता है, वो हल्का सा अगर कहीं कम होता है तो उसको मेंटेन कर देते हैं। टोटल कैपेसिटी 3% या टोटल पंपिंग कैपेसिटी की या 180 एलपीएम उसका जोकी का होता है। प्रेशर जनरेशन या प्रेशर बनाने का काम रहता है मैन पंप का। मैन पंप का काम जितना सिस्टम डिजाइन प्रेशर है उसको एक बार बढ़ा देना, जो कि इसको मेंटेन करके रखता है। तीसरा पंप आता है डीजल पंप, जिसको स्टैंड बाई बोलते हैं। अगर कोई सा पंप या लाइट या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो इंडिपेंडेंट यूनिट होगी, वो बिजली से मतलब इलेक्ट्रिसिटी से फ्री होगी और उस केस में काम करती है। वो प्रेशर जनरेट भी करेगी और मेंटेन तो इसलिए करेगी क्योंकि उसका कट ऑफ नहीं होता है, एक बार वो स्टार्ट हो गया तो स्टार्ट रहता है, मैनुअली आपको बंद करना पड़ता है। इसी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं कुछ और। भावेश जी, अभी आपके हवाले 4 मिनट का टाइम बच रहा है, अभी आपके हवाले है। ओके, चैट में कुछ क्वेश्चन था क्या? तो दोस्त नहीं कोई नहीं। क्वेश्चन सिर्फ एक सीलिंग लिमिट वाला है, कार्तिक झा का क्वेश्चन है, बट वो हम लोग पर्सनली बता देंगे, यानी ग्रुप में जो डिस्कशन होता है उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। यहाँ पे नहीं, शिबू कंकरवाल फिर से पूछ रहे हैं कि फिर से एक्सप्लेन करेंगे क्या अरुण सर? चलो ग्रुप में मैं बता दूंगा, वीडियो भी आएगा इसका। 3 पंप हो गए, जो कि प्रेशर मेंटेन का हो गया, और मैन हाइड्रेंट पंप का जनरेशन का हो गया, और स्टैंड बाई जो तुम्हारा पंप है वो दोनों फेलियर जाते हैं तो उसके केस में काम करता है। जी भावेश जी, 3 मिनट है। धर्मेश, ओके, आई विल सर लेट मी फिनिश। ओके दोस्तों, अभी हमारा एक कंसर्न था और ये मैंने चैलेंज वाली बात की थी बीच में, अगर आप मेरी पोस्ट देखेंगे तो बात ये थी कि एक चैलेंज या कंपटीशन का हम लोग एक सोच रहे, हमारे ग्रुप में हम छोटा सा एक कंपटीशन स्टार्ट करेंगे कल सुबह से, और जितने भी मेंबर है अपने ग्रुप में सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। उसमें 2 कैटेगरी रहेगी। कैटेगरी 1 जो रहेगी उसमें ऐसा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन कौन पूछ रहा है, और दूसरा कैटेगरी रहेगा कि मैक्सिमम आंसर कौन दे रहा है, राइट। तो कल से हम लोग मॉनिटरिंग स्टार्ट करेंगे और ये जो है पूरा सैटरडे तक चलता रहेगा अपना। आप सभी को जब भी अगर आप कोई क्वेश्चन डाल रहे हो तो अपना एक सीरियल नंबर जो है अपना खुद का मेंटेन करें। जैसे अगर मैं कल क्वेश्चन डाल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन 1 या Q1 लिखूंगा, फिर उसके बाद कुछ देर के बाद दूसरे दिन तीसरे दिन जब भी मैं दूसरा क्वेश्चन डाल रहा हूँ तो मैं क्वेश्चन 2 या Q2 इस तरह से लिख के अपना सीरियल नंबर जो है वो मेंटेन करूंगा। तो हम लोग पूरा जो एक्टिविटी है उसको मॉनिटर करेंगे, और फिर नेक्स्ट जो हमारा WLS होगा उसमें फिर जो भी विनर रहेगा या जो हमारा एक्टिव मेंबर रहेगा उसका फिर नाम हम लोग डिक्लेयर करेंगे। बेसिकली ये एक्सरसाइज जो है वो हमारा ग्रुप का जो एक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए, हमारे जो मेंबर्स है उनका जो एक्टिविटी जो है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग कर रहे हैं, मोटिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू। जो नॉलेज बढ़ रहा है, यानी हमारा ग्रुप जो है वो काफ़ी एक्टिव है, बहुत सारे मेंबर्स है, तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लोगों को मिल सके, यही हमारा प्रयास है। इसी के लिए हम लोग ये कल से एक्टिविटी स्टार्ट करें, और आई थिंक जितने भी मेंबर्स है हमारे साथ आज जुड़े हुए, बाकी सब लोग भी इसमें 110% पार्टिसिपेट करेंगे। तो मेरी तरफ से बस ये था, एक चैलेंज दिया है आप लोगों को। अभी कल से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो उसमें, ठीक है ना। जिन जिन लोगों ने हाँ बोला हुआ है कि हम लोग चैलेंज के लिए तैयार है, तो ये मेरी तरफ से डेफिनेटली एक चैलेंज है। ओके, और किन का था सब? नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन बढ़ाना शायद अच्छा है। जी डेफिनेटली पराग जी, हमारा क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन के भी ऊपर भी ध्यान रखते हैं, और हम लोगों ने एक एडमिन कंट्रोल रखा हुआ है, यानी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि जो हमें लग रहा है कि भाई ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको हम लोग अप्रूव ही नहीं करते। अगर आप थोड़ा सा देखिए स्क्रॉल डाउन करके तो आपको लगेगा कि किस तरह से क्वेश्चन जो है हमारे ग्रुप में पूछे जा रहे हैं। सिंस यू आर वेरी न्यू टू आवर ग्रुप, so I think it is better if you once go through all the question, then you will come to know which kind of activity we are doing and the type of question we are handling. कंक्लूड करने Yes, yes, it is conclude. साजिद साहब, Yes, Sajid sir, please. जी
बहुत बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर का, और ये जो अभी हमारे देश में इसकी बहुत ज़रूरत थी। क्या पढ़ रहे हैं अभी, जैसे अस्मा कॉलेज वाले जुड़े हुए हैं, ऐसे और लोग जो जुड़ेंगे तो इसमें